नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में वाच्य से संबंधित वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद हमने यहाँ पर जान लिए थे। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले वाच्य की परिभाषा यानी कि वाच्य किसे कहते हैं हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो देखिए, किसे कहते हैं वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। ये मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। किया जाता है क्रिया के जिस रूप से। ये नोट डाउन किया था सभी ने लास्ट सेशन में, सभी ने नोट डाउन किया था ये लास्ट सेशन में। वाच्य की परिभाषा कि वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय यानी कि क्रिया में का जो मुख्य विषय है वो क्या है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य के कुछ भेद हमने यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। वाच्य के भेद। अब देखिए, हमने कहा कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव, यानी कि जहां पर क्रिया कर्ता के आधार पर होगी। ये सभी ने नोट डाउन किया था। जहां पर क्रिया कर्ता के आधार पर होगी उसे हमने कृतवाच्य कहा। उसके बाद हमने कहा जहां पर क्रिया कर्म के आधार पर होगी वो आपका कर्मवाच्य। और जहां पर क्रिया वाक्य में आए हुए यानी कि ना तो कर्ता के आधार पर होगी ना कर्म के आधार पर होगी, बल्कि वाक्य में जो भाव आया है उसके आधार पर होगी, यानी कि सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होगी, वो आपका क्या है, भाव वाच्य है। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। आप सभी ने नोट डाउन किया था लास्ट सेशन में। हैंड रेज कीजिए जिसने पिछले सेशन में परिभाषा और भेदों को नोट डाउन किया था, हाथ खड़ा करेंगे। यस, बहुत अच्छे। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर वाच्य की परिभाषा और वाच्य के इन तीन भेदों को पढ़ा था। ठीक है, तो तीन भेदों में हमने सबसे पहले कृतवाच्य को पढ़ा, उसके बाद हमने कर्मवाच्य को पढ़ा और उसके बाद हमने भाववाच्य को पढ़ा। और कुछ एग्जाम्पल्स भी थे जिनके आधार पर मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी थे जिनके आधार पर मैंने आपको बताया था कि किसे कहते हैं कृतवाच्य, किसे कहते हैं कर्मवाच्य, किसे कहते हैं आपका भाववाच्य। तो देखिए, यहाँ पर हमने कृतवाच्य को समझा। कैसे समझा हमने कृतवाच्य को, चलिए नोट डाउन कीजिए। कृतवाच्य को हमने कैसे समझा, जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, यानी कि जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, कर्ता किसे कहते हैं, काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है तो उसे कृतवाच्य कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, मुन्ना सोता है, मुन्ना सोता है। तो देखिए, मुन्ना सोता है, यहाँ पर सोने वाला कौन है, मुन्ना है, छोटा बच्चा है। ठीक है, मुन्ना सोता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे लास्ट सेशन में। जैसे रामू पुस्तक पढ़ता है, रामू पुस्तक पढ़ता है, तो रामू पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो रामू के आधार पर यहाँ पर क्रिया लिखी गई है, तो ये क्या है, आपका कृतवाच्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रामू यानी कि काम करने वाले के आधार पर। कैसे, देखिए हमने कहा जब भी कर्ता के लिंग वचन पुरुष
क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के आधार पर होंगे तो वो कृतवाच्य होगा। अब देखिए, रामू पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं मीरा पुस्तक पढ़ती है, इसको भी नोट डाउन कीजिए, मीरा पुस्तक पढ़ती है। तो देखिए, मीरा, रामू, रामू क्या है? पुल्लिंग है। रामू क्या है? पुल्लिंग है। और पुस्तक पढ़ता है यानी कि पुल्लिंग है और एक वचन है। एक वचन यानी कि खाली रामू की बात की जा रही है, किसी और की बात नहीं की जा रही है। तो रामू पुस्तक पढ़ता है, रामू पुल्लिंग भी है, रामू एक वचन भी है, तो क्रिया भी उसी के आधार पर लिखी गई है, ता है, पढ़ता है। ठीक है। और अगला देखिए, मीरा पुस्तक पढ़ती है। मीरा क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो क्रिया भी उसी के आधार पर लिखी गई है, ती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखूं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। तो देखिए, बच्चे क्या है? बहुवचन है। बच्चे क्या है? बहुवचन है। क्रिया बिल्कुल उसी के आधार पर लिखी गई है, पढ़ते हैं। तो ये है आपके कृतवाच्य, यानी कि जहां पर क्रिया कर्ता के आधार पर होती है। हमने क्या कहा था? जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, वो कृतवाच्य होता है, यानी कि क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के आधार पर होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुन्ना सोता है। ठीक है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, रामू पुस्तक पढ़ता है, मीरा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ये बता रहे हैं कि ये आपका कृतवाच्य है, यानी कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, यहाँ पर कर्ता प्रधान है, काम करने वाला व्यक्ति प्रधान है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जाना। अगला देखिए, कर्मवाच्य। फिर हमने यहाँ पर कर्मवाच्य भी पढ़े थे, और कर्मवाच्य में मैंने आपको क्या बताया था? कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया का रूप, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है इसकी भाषा, मैंने आपको लिखवाया है जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना होकर कर्म पर होता है। नोट कीजिएगा, आपने नोट किया है, आप ध्यान दीजिएगा अपनी कॉपी में पीछे, कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना होकर कर्म पर होता है। कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति, कर्म यानी कि जिस काम को वो कर रहा है। ठीक है, अब जहां पर क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसान से हल चलाया जाता है, किसान से हल चलाया जाता है। किसान, किसान कौन है? किसान कौन है? किसान है कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति है। तो यहां पर हमने कहा कि कर्ता पर नहीं होता है, किसान से हल चलाया जाता है, किसान से हल चलाया जाता है। हल यानी कि हल क्या है? उसका कर्म है। किसान से हल चलाया जाता है। अब किसान की यहाँ पर इतनी वैल्यू नहीं है, प्रधानता नहीं है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो जो आपकी क्रिया होगी वो कर्म के आधार पर होगी। ठीक है, जो आपकी क्रिया होगी वो कर्म के आधार पर होगी। अगर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है, बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। तो अगर यहाँ पर आपका देखिए, बच्चों से या बच्चों द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, तो देखिए मैंने ये नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। बहुत ही थोड़े से एग्जाम्पल है। देखिए, ये देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह के कुछ एग्जाम्पल लिए थे।
उसके बाद हमने यहाँ पर परिभाषा बताई थी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता कर्म क्रिया जो है किसके अनुसार, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और देख सकते हैं तीनों को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, तीनों को हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अभी कृतवाच्य को पढ़ा, तो मैंने सीधे सीधे आपको यहाँ पर लिखवाया है बिल्कुल सरल शब्दों में कि इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, कर्ता यानी कि काम करने वाले व्यक्ति से, और क्रिया के लिंग वचन सब पुरुष सब कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। सोनल कपड़े सी रही है, जैसे अभी हमने लिखा रामू पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो सोनल कपड़े सी रही है, सोनल स्त्रीलिंग है और एक वचन है, क्रिया भी उसी के अनुसार है, स्त्रीलिंग में है और एक वचन में है। रोहन खाना खा रहा है, रोहन एक वचन है, पुल्लिंग है, क्रिया उसी के आधार पर लिखी गई है, खा रहा है, ठीक है। तो ये आपको 2 तरह से क्लियर हो गया है। सभी को क्लियर हुआ? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कृतवाच्य क्लियर हुआ सभी को? हैंड रेज करेंगे इस तरह से। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता सकते हैं कि मैम नहीं समझ में आया, एक बार और बता दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे। चलिए, तो यहां पर हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिए कृतवाच्य के, और उसके बाद अगले एग्जाम्पल हमने दिए कर्मवाच्य के। कर्मवाच्य जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, यानी कि कर्ता से कोई संबंध नहीं होता, क्रिया का सीधा संबंध होता है कर्म से, यानी कि कर्म की प्रधानता होती है। तो कर्म की प्रधानता वाले वाक्यों में जो कर्म होता है वो हमेशा कर्ता की स्थिति में होता है, यानी कि जो आपका कर्म है वो कर्ता की तरह बिहेव करेगा, कर्ता की तरह रहेगा, यानी कि जो कर्म के लिंग वचन पुरुष होंगे वो आपके क्रिया के लिंग वचन पुरुष होंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं आप लोगों को। देखिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, नानी द्वारा, नीचे वाला कौन सा? देवप्रयाग, जीआईसी देवप्रयाग, जीआईसी देवप्रयाग। क्या बच्चे आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं? जीआईसी देवप्रयाग, एक बार हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। यस, प्रॉपर आपको साउंड आ रहा है। कोई भी एक तरह से आप लोग बिल्कुल भी सुना का अनसुना कर रहे हैं, ना तो नोट डाउन कर रहे हैं, ना तो कुछ लिख रहे हैं, और मुझे और ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर मैंने कहा आपको समझ में आया तो आप थम्स अप कीजिए, तो आपने नहीं किया, और इस तरह से बैठे हुए जैसे बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और बिल्कुल कोई भी बच्चा, किसी के हाथ में भी मुझे पेन या पेंसिल नहीं दिखाई दे रही है नोट डाउन करते हुए। बच्चे क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी करना है। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे हमेशा ये बोलिए कि हाँ समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए कि मैम ये समझ में नहीं आया, इसे रिपीट कर दीजिए। तो हमेशा रिस्पॉन्स जरूर करना है, चाहे आप पॉजिटिव करें चाहे आप नेगेटिव करें। अगर नहीं आता है तो भी रिस्पॉन्स कीजिए, अगर आता है तो भी रिस्पॉन्स कीजिए। क्लास में बैठे हैं, कुछ तो सीखेंगे आप। नोट डाउन कीजिए। ये लास्ट सेशन में मैंने पढ़ाया था, अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, इसी से आगे चीजें आपको पढ़नी है। तो अगला मैंने आपको यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कर्मवाच्य पढ़ रहे थे, तो इसमें कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होता है। तो नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब कहानी सुनाने का काम कर रही है नानी, तो नानी तो यहाँ पर कर्ता है, लेकिन कर्ता की प्रधानता नहीं है यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, यानी कि लास्ट में जो क्रिया होगी वो कर्ता के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होगी। राकेश से भोजन किया जाता है। राकेश, राकेश यहाँ पर
भोजन कर रहा है यानी कि करता है, काम को करने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसका कर्म है भोजन। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होगा, यानी कि क्रिया जो होगी वो कर्म के आधार पर होगी। राकेश से भोजन किया जाता है। ठीक है, तो भोजन किया जाता है, जैसा कर्म का लिंग होगा वैसा क्रिया का लिंग होगा, जैसा कर्म का वचन होगा वैसा क्रिया का वचन होगा, जैसा कर्म का पुरुष होगा वैसा क्रिया का पुरुष होगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह का आपका शब्द आपका कर्म है उसी तरह की आपकी क्रिया भी होगी। तो ये दो चीजें यहाँ पर कंफर्म की थी लास्ट सेशन में। उसके बाद तीसरी चीज को हमने यहाँ पर पढ़ा था, वो था भाववाच्य। और भाववाच्य में मैंने कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों को लास्ट सेशन में नहीं दिया था, केवल और केवल एक्सप्लेन किया था कि किसे कहते हैं भाववाच्य। तो दोबारा एक बार यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, किसे कहते हैं भाववाच्य। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे पहचानेंगे हम इन वाच्यों को और कैसे हम चेंज करेंगे इनको कर्ता से कर्म में, कर्म से भाव में, भाव से कर्ता में। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, क्योंकि आगे भी मैंने अभी इसको पढ़ा दिया है आप लोग को। इसको जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता व कर्म से ना होकर, यानी कि ना तो क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, ना तो क्रिया का संबंध भाव से होता है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता व कर्म से ना होकर भाव से होता है। क्रिया के पुरुष, वचन और लिंग कर्ता के कर्म के अनुसार ना होकर हमेशा अन्य पुरुष। इसमें क्या होगा, ना तो लिंग कर्ता के आधार पर होगा, न वचन कर्ता के आधार पर होगा, न आपका लिंग कर्म के आधार पर होगा, न वचन कर्म के आधार पर होगा। यहाँ पर हमेशा और हमेशा अन्य पुरुष और एक वचन, हमेशा क्रिया जो होगी वो अन्य पुरुष और एक वचन में होगी और पुल्लिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग होगी। और दूसरी चीजें मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें और लिखवाई थी कि इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग ही होता है, अकर्मक क्रिया। अब देखिए, ये सारी चीजें जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टॉपिक के अंतर्गत कुछ ना कुछ आती रहती है चीजें। तो यहाँ पर आया अकर्मक क्रिया। अब ये अकर्मक क्रिया क्या होती है, अब मैंने कह तो दिया कि अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन होती क्या है। तो आप क्रिया क्या होती है ये तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं क्रिया क्या होती है। क्लियर है सभी को, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा अरे कुछ टाइम पहले ही पढ़ाई थी। जो भी आती है, जैसी भी आती है, अगर आती है तो इस तरह से हम सब करेंगे। हाँ आती है हमें। क्रिया किसे कहते हैं, यस, किसी काम के करने या होने की, जो किसी काम के करने या होने को जो बताता है उसे क्रिया कहते हैं। सो रहा है, खा रहा है, चल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये सब क्रिया ही तो है। ठीक है, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने के विषय में बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो अब मैंने कहा अकर्मक क्रिया, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक यानी कि जहां पर क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है, क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है। ठीक है, तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का ही ज्यादातर प्रयोग होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कर्म की हमें जरूरत भी नहीं है, हमें केवल भाव यहाँ पर चाहिए। हमें यहाँ कर्म की जरूरत नहीं है, हमें भाव की जरूरत है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया का ही ज्यादा प्रयोग होता है। और सबसे मेन बात होती है आपकी भाववाच्य की, ये निषेधार्थक होते हैं। फिर एक नया वर्ड आया, निषेधार्थक। नया नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है बीच में आ रही ये क्या है। निषेधार्थक यानी कि जहां पर नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, जहां पर वाक्य में आपको नहीं, उससे खाया नहीं जाता,
उससे चला नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये सारे कैसे वाक्य हैं? निषेधार्थक हैं, निषेध प्रकट कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, नहीं, नहीं जाता। ठीक है, तो ये जरूर नोट डाउन कर ले, भाववाच्य। ठीक है, तो इस एक बार फिर से पढ़ देती हूँ ये, क्योंकि ये आपने नोट डाउन करना है। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता व कर्म से न होकर, ध्यान दीजिएगा, न होकर भाव से होता है। क्रिया के पुरुष, वचन और लिंग कर्ता कर्म के अनुसार न होकर हमेशा अन्य पुरुष और एक वचन में ही होते हैं। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं। सभी ने नोट डाउन कर लिया? ये नोट डाउन कर लिया सभी ने? केवल लास्ट भाववाच्य, बाकी क्योंकि वो उसका एग्जाम्पल है, जिन बच्चों ने किया है लास्ट सेशन में नोट डाउन वो सही है, जिन्होंने नहीं किया है वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ नोट डाउन हो गया ये? अगर किसी एक बच्चे ने भी नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज कर दीजिए इस तरह से। जीआईसी देवप्रयाग बच्चे आप बहुत स्लो नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी बढ़ना है। इस तरह से आप अगर नोट डाउन करते रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर किसी एक बच्चे ने कर लिया है तो आप कर सकते हैं। यस यस, पीछे काफी सारे बच्चों ने कर लिया है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कर्मवाच्य को हमने समझा और अब हमने भाववाच्य के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि इसमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है और प्रायः निषेधार्थक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां पर नहीं, नहीं शब्द का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नानी से चला नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता। देख सकते हैं आप, निषेधार्थक वाक्य। रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता। अब आप उसके नीचे ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ये उदाहरण आप उसके नीचे लिख सकते हैं जो आपने अभी भाववाच्य जो है नोट डाउन किया है। ठीक है, तो ये उदाहरण आप उसके नीचे लिखिए फटाफट। नानी से चला नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे निर्मला से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए भाववाच्य के। चलिए, नोट डाउन हो गया ये तीनों एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर वाच्य के तीनों भेद पढ़ लिए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, और वाच्य क्या होते हैं ये सभी ने नोट डाउन किया है। आपको परिभाषा लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आपने वही परिभाषा लिखी है। ठीक है ना, अभी अभी जो आपने भाववाच्य लिखा है बिल्कुल यही परिभाषा है। आप केवल और केवल एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ये उदाहरण केवल लिख सकते हैं कि नानी से चला नहीं जाता, निर्मला से खाया नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए, यहाँ पर हमें ना तो कर्ता से कोई मतलब है, ना ही कर्म से कोई मतलब है, यहाँ पर हमें भाव से मतलब है। यानी कि रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल आप सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने तीनों को क्लियर कर लिया है।
अब हम आगे बढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन सबसे मेन पार्ट होता है इसमें। वाच्य परिवर्तन यानी कि आप कैसे वाच्यों को चेंज करते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं। अब इसके लिए आपको तीनों वाच्य क्लियर होने चाहिए, कंफर्म होने चाहिए। कृतवाच्य की क्या परिभाषा है, कर्म वाच्य की क्या परिभाषा है और भाववाच्य की क्या परिभाषा है। तीनों की अलग अलग क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, कि इसमें क्या विशेष है, कृतवाच्य में क्या होता है, कर्म वाच्य में क्या होता है, भाव वाच्य में क्या होता है। ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे किया जाता है। अब देखिए, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? क्रिया के कर्म, लिंग और वचन, क्रिया को कर्म के लिंग, वचन और के अनुसार बदल दिया जाता है। आप देखिए क्या करते हैं, वाच्य परिवर्तन पहले हेडिंग डालिए और उसके बाद क्रिया को, क्रिया जो है उसको कर्म के, क्योंकि कर्म वाच्य में बदलना है तो कृत वाच्य से कर्म वाच्य में अगर बदल रहे हैं तो क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। कर्ता के बाद, ध्यान रखिएगा, कर्ता के बाद जो कर्ता होगा उसके बाद से या के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन पॉइंट है कि कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, यहां पर लिखा है मैंने पत्र लिखा। अब देखिए ये आपका कृतवाच्य है। कैसे कृतवाच्य है? क्योंकि ये तुरंत आपका यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर है। ठीक है, तो ये आपका कृतवाच्य है। अब इसी को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमने कहा कर्ता के बाद हम तुरंत या फिर जिस तरह जो भी सूटेबल होगा, से सूटेबल है, के द्वारा सूटेबल है या द्वारा सूटेबल है। तो जैसे यहाँ पर से, मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, आपका कर्मवाच्य। मुझसे पत्र लिखा गया, अब मुझसे, यहाँ मैंने पत्र लिखा और यहाँ लिखा गया, तो ये मुझसे जो है अब यहाँ पर एक तरह से इसकी प्रधानता समाप्त हो गई है। अब यहाँ पर पत्र की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, क्योंकि पत्र क्या है, कर्म है। पत्र क्या है, कर्म है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, तो पत्र लिखा गया। ठीक है, इसी तरह से वह दिन में दूध पीता है। ठीक है, वह दिन में दूध पीता है, वह दिन में दूध पीता है, तो वह क्या है, एक वचन है। वह क्या है, एक वचन है और साउंड किसका आ रहा है, पुल्लिंग का आ रहा है, तो पीता है। ठीक है, अब इसी को उसके द्वारा, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, पिया जाता है। अब उसको छोड़ दिया हमने यहां, अब हमने दूध को ले लिया, यानी कि कर्म को ले लिया, तो दूध पिया जाता है। ठीक है, अब आपका जो वाक्य है वो कर्म के अनुसार है, तो उसको हमने कहा कर्मवाच्य। देखिए एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल, रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि पुस्तक पढ़ता है। देखिए ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, इसीलिए यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। रवि पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो ये आपका कृतवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर रवि यानी कि जो कर्ता है उसकी प्रधानता है और कर्म जो क्रिया है वो भी उसी के आधार पर लिखी गई है, पढ़ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, रवि पुस्तक पढ़ता है। लेकिन इसी को अगर कर्म वाच्य में बदलना हो तो क्या करना है हमने, कर्म वाच्य में बदलने के लिए
बाद, किसके बाद? कर्ता के बाद। कर्ता कौन है? रवि। कर्ता कौन है यहाँ पर? रवि। तो रवि के बाद हमें से, के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, जाती है, ध्यान दीजिएगा, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर पढ़ता है यानी कि आपका कर्ता प्रधान है, ठीक है। तो आपकी क्रिया कर्ता के आधार पर थी, लेकिन यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। कर्म क्या है? पुस्तक है, ठीक है। कर्म क्या है? पुस्तक है। तो रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर रवि की प्रधानता यानी कि कर्ता की प्रधानता समाप्त हो गई। हमने उसके बाद से लगा दिया और पुस्तक यानी कि कर्म की, जो एक तरह से कर्म की प्रधानता हमारी यहाँ पर बढ़ गई। से पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक एक वचन है, स्त्रीलिंग आपका शब्द है, तो पढ़ी जाती है, ठीक है, जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हमने यहाँ पर एक तरह से हमने सीखा कि कृत वाच्य को कैसे हम कर्म वाच्य में बदलेंगे, ठीक है। कृत वाच्य को कर्म वाच्य में कैसे बदलेंगे। क्लियर हुआ ये सभी को? कृत वाच्य को कर्म वाच्य में बदलना क्लियर हुआ? अपने आप हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, समझ में आया तो। यस, अगर समझ में आ गया हो कि कैसे चेंज हुआ, कैसे बदला कृत वाच्य से कर्म वाच्य में। यस, अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक उठा सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, दोबारा रिवाइज करवा दीजिए। चलिए, गुड, वेरी गुड। ये तीनों एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिए कि कैसे हमने कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाया। तीनों एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे। मैंने पत्र लिखा, मुझसे पत्र लिखा गया। वह दिन में दूध पीता है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, ठीक है। रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ये तीनों आप नोट डाउन करेंगे, तीनों एग्जाम्पल्स फटाफट। तो ये तो हमने एक तरह से हमने चेंज करके देखा कि हम कर्ता के बाद के द्वारा या से या द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए बच्चा। अगर किसी एक बच्चे ने कर लिया हो तो आप आपस में देखकर कर सकते हैं। अब देखिए, कृत वाच्य से भाव वाच्य किस प्रकार बनेगा। कृत वाच्य से भाव वाच्य किस प्रकार बनेगा। कृतवाच्य, कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, भाववाच्य जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, ना तो कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है, ठीक है। तो कृतवाच्य से भाववाच्य हम किस प्रकार बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, इसको आगे क्लियर करूंगी। कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। अभी इससे पहले भी मैंने ये लाइन आपको बताई थी कि कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन अन्य पुरुष में किया जाता है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग अन्य पुरुष व एक वचन में किया जाता है। और अगला है, भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर नकारात्मक रूप में किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वाक्य जो लिखे हुए हैं, वो नकारात्मक तो नहीं है, क्योंकि प्रायः कहा यानी कि ज्यादातर जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। हर वाक्य आपका नकारात्मक नहीं होता, ज्यादातर वाक्य आपके नकारात्मक होते हैं। फिलहाल आप इन 3 पॉइंट्स को लिख लीजिए, उसके बाद चेंज कैसे करना है ये हम डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है, कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। फटाफट नोट डाउन कीजिए,
कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन अन्य पुरुष में किया जाता है और भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर नकारात्मक रूप में किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट याद कीजिए और आज हमने जितना भी यहाँ पर पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज कीजिए ताकि आप नेक्स्ट सेशन में जब आए तो कोई भी सवाल मैं आपसे करूं, कोई भी प्रश्न मैं आपसे करूं तो आप फटाफट हैंड रेज करके मुझे आंसर दें। और दूसरा कि आप अपने डाउट्स भी बना सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं आपको समझ कैसे आएगा कि क्या आपको समझ आया क्या नहीं आया। तो अब एक बार घर पर जरूर पढ़ें, जो चीज नहीं समझ में आती है वो पूछें, जो समझ में आई है वो बताएं। चलिए, तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।